हम लोग कोलाइड्स के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कोलाइड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे। इस सॉल्यूशन का वो टाइप जिसमें डिजॉल्व पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, उन्हें कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइड्स के केस में सॉल्यूट की जगह पर डिस्पर्ज फेज और सॉल्वेंट की जगह पर डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है। ये कोलाइड्स के लिए हो गया। अब कोलाइड्स का टाइप था लियोफिलिक कोलाइड और लियोफोबिक कोलाइड। अगर डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी हो, इंटरैक्शन हो, तो उन्हें लियोफिलिक कोलाइड कहा जाता है। और अगर उनके बीच में कोई एफिनिटी या इंटरैक्शन नहीं हो, तब उन्हें लियोफोबिक कोलाइड कहते हैं। प्रिपरेशन में ये आपको पिछले क्लास में लिखवा चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ लियोफिलिक कोलाइड, जैसे स्टार्च सोल बनाना है आपको, तो स्टार्च पाउडर को सिंपल वाटर में डालिए, गर्म कीजिए, वो प्रिपेयर हो जाएगा। यानी लियोफिलिक कोलाइड्स इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं बाय मिक्सिंग, बाय वार्मिंग द सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी होता है। लेकिन अगर लियोफोबिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन करना है जो डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। और इनमें हम लोग को 3 मेथड डिस्कस करना है। यहाँ फर्स्ट है केमिकल मेथड, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और लास्ट एक और आता है पेप्टाइजेशन। उनके बारे में बात करना है। यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको पेप्टाइजेशन। तो लिखिए टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक कोलाइड्स। लियोफिलिक कोलाइड जहां इजीली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, लियोफोबिक कोलाइड के प्रिपरेशन के लिए आपको स्पेशल टेक्निक लगाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे सल्फर सोल उन्हें कहा जाता है जहां पर एक कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सल्फर को अगर वाटर में डिजोल्व करना है, तो सल्फर वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आप हाइड्रोजन सल्फाइड से पास कराओ। हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे ही इससे पास कराएंगे, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ H2O, और ये फॉर्मेशन कर लेगा सल्फर का, यानी सल्फर अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा सोल में। बैलेंस करना है हम लोगों को। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 2H2S कर दो, तो यहाँ पर भी 2H2O हो जाएगा। देखो तो ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 4, सल्फर का यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1, और यहाँ कितना है 2, तो इस जगह पर कहा जाएगा 3। अब यहाँ ये वाटर भी बना और सल्फर भी बना, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन के समय में बने। हम पास करवाएं इसको हाइड्रोजन सल्फाइड में, और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड जाने के बाद में ये केमिकली इंटरैक्ट कर वाटर और सल्फर का फॉर्मेशन करता है, और वहां पर ये सल्फर डिजॉल्व फॉर्म में होता है, यानी कि फॉर्मेशन कर लिया सल्फर सोल का। तो जो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है लियोफोबिक का, उन्हें हम लोग इनडायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं। केमिकल इक्वेशन नोट कर लो। सेकेंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड को इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड कहा जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक का डायग्राम दिया हुआ है। इसे हम समझाते हैं इधर, फिर ड्रॉ करते हैं। जिस मेटल का आपको सोल बनाना है, सिल्वर का, गोल्ड का, जिस भी मेटल का, तो डायरेक्ट आपका वाटर में डिजोल्व नहीं होने वाला है। गोल्ड लेकर के आप वाटर में रगड़ते रहो, वह नहीं डिजोल्व होगा, घिसेगा और उसके पार्टिकल सस्पेंशन रेंज में चले जाएंगे, यानी नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, यानी उनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इसके लिए क्या करना है, बैटरी लेना है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, दूसरा निगेटिव टर्मिनल। बैटरी के एक टर्मिनल से जिस मेटल को आपको सोल बनाना है, उसको इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड उन्हें कहा जाता है जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। अगर गोल्ड सोल बनाना है तो इलेक्ट्रोड गोल्ड का लेंगे, सिल्वर सोल बनाना है तो ये सिल्वर का लेंगे। इसे कंटेनर में डाल दिया गया। जिस कंटेनर में डिस्पर्सन मीडियम है, जैसे अगर वाटर में डिजोल्व करना है तो यहाँ पर ये वाटर होगा। इसको एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। अभी दोनों अलग अलग है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। एक और चेंजेस करते हैं, इसी कंटेनर को एक और बड़े से बकेट में डाल देते हैं। यहाँ पर आइस है सब जगह पर, बर्फ यहाँ पर,
ये आइस काम क्या करता है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम ही होगा, 0 से ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 0 पर जैसे ही आइस पहुंचेगा वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, वाटर में। 0 से नीचे कुछ भी हो सकता है, -5 -10 कुछ भी। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाए तो ये डिस्पर्सन मीडियम का टेम्परेचर भी 0 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, उसके नजदीक में आ जाएगा, यानी कि इसका पर्पस है डिस्पर्सन मीडियम को ठंडा करना। अब इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है, जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, अब स्पार्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो यहाँ के मेटल जो वेपर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ का मेटल ये वेपराइज करेगा, ये वेपराइज करेगा, लेकिन डाला हुआ इसको कहाँ, वाटर के अंदर में, डिस्पर्सन मीडियम के अंदर में। और वो डिस्पर्सन मीडियम जिसका टेम्परेचर नियरली इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये गैस बन करके जो बाहर निकल रहा था, तो गैस के टेम्परेचर को आप कम करोगे तो लिक्विड में, लिक्विड से फिर किस में कन्वर्ट करेगा, सॉलिड में। तो इसका रूम टेम्परेचर पर ऑलरेडी इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो ये तुरंत सॉलिडिफाई कर जाएगा। यानी कि जो मेटल का गैस निकलेगा वो गैस वहां पर लो टेम्परेचर की वजह से सॉलिडिफाई कर जाएगा और ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसी के अंदर में आ गया। अब ये जो गैसेस फॉर्म में मेटल निकलता है उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो ये कौन सा रेंज का आ गया, कोलाइडल रेंज का। तो जो पहले डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा था उस मेटल को हम डिस्पर्सन मीडियम में डाल करके इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किए, तो इस स्पार्क में जो गैस निकल रहा है मेटल का वेपर बन करके, तो वो उसी के अंदर में ट्रैप्ड रह गया। आप खुले में अगर दो मेटल को आप यहाँ स्पार्क कराते हैं तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन आप इसको कहाँ स्पार्क प्रोड्यूस करा रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम के अंदर में। सराउंडिंग में आइस है, आइस का काम क्या हुआ, इसके टेम्परेचर को कम करना। उससे फायदा क्या हुआ, जो गैस है वो बाहर निकल नहीं पाएगा, वो गैस वहीं का वहीं ट्रैप्ड हो जाएगा। तो इस मेथड को कहा गया इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या इसी को ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहा जाता है। एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वही यहाँ पर भी है। देखो ये डिस्पर्सन मीडियम है और यहाँ ये क्या है, आइस बाथ। इस जगह पर इलेक्ट्रोड्स यूज किया गया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से। जब यहाँ ये मिलेंगे इसी जगह पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये स्पार्क इस सॉल्यूशन से बाहर नहीं जा पाएगा, यहीं का यहीं ट्रैप होकर के रह जाएगा। कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर लिया। इसके बाद का मेथड है पेप्टाइजेशन, सुन लो, उसके बाद में फिर लिखवा देंगे। पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट को हम कोलाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट को कोलाइड्स में। प्रेसिपिटेट यानी कि जो बॉटम में बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट को आप सस्पेंशन भी कह सकते हैं। सस्पेंशन का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है और कोलाइड का साइज कहां से कहां तक होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। कहता है कि इसे प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। मान लें कि ये प्रेसिपिटेट है, ध्यान से समझना, और इस प्रेसिपिटेट का साइज है 2000 नैनोमीटर, इस पार्टिकल का साइज 2000 नैनोमीटर। तो आप बताओ ये किस रेंज में आएगा, ट्रू सॉल्यूशन रेंज में, कोलाइडल में, या सस्पेंशन में? सस्पेंशन में, नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ट्रू सॉल्यूशन रेंज का होता है। मान लें कि हम सपोज ए बी डालें, ये ए बी आयोनाइज करके जाता है ए प्लस और बी माइनस में, और इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा। थोड़ी देर के लिए आपको मान करके चलते हैं कि कितना नैनोमीटर है, 0.1 नैनोमीटर। प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स भी चार्ज होते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज। थोड़ी देर के लिए मान करके चलते हैं कि इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो आप इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं तो ए प्लस भी है और बी माइनस भी है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के ऊपर में डिपॉजिट होगा। तो बताओ तो इस प्रेसिपिटेट के पार्टिकल पर ए प्लस का डिपोजिशन होगा या बी माइनस का, ए प्लस का। तो ए प्लस का साइज देखो 0.1 नैनोमीटर है, जबकि इसका साइज कितना है, 2000 नैनोमीटर। तो लार्ज नंबर ऑफ ए प्लस का डिपोजिशन इनके सरफेस पर होगा, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनके सरफेस पर डिपॉजिट हुए, अपोजिट चार्ज की वजह से इनके सरफेस पर डिपॉजिट हुआ। आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं कि ये 2000 और इसके रिस्पेक्ट में इसका 20,000 इसके ऊपर में कंस्टिट्यूएंट जो डिपॉजिट होंगे, तब उसके बराबर का होगा। अब बताओ इन सब के जो डिपॉजिट हुए उनके ऊपर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव।
डिपॉजिट तो हो गया इनके सरफेस पर, लेकिन अब ये इस सिस्टम को अनबैलेंस्ड कर देगा, क्योंकि यहाँ ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो बताओ तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? रिपल्सन। तब इस रिपल्सन की वजह से इसको पूरे पार्टिकल्स को ये क्रैक कर देगा, ब्रेक कर देगा इनके पार्टिकल्स को। आप इमेजिन करो कि ये 2000 नैनोमीटर का था, अब ये 2000 नैनोमीटर का पार्टिकल था और इसको 4 पार्ट में तोड़ दिए, सिर्फ 4 पार्ट्स में तोड़ दिए। तब जब 4 पार्ट्स में आया तब इनका साइज छोटा हो जाएगा। आप खुद ही बताओ कि ये 2000 नैनोमीटर का था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तब हर एक पार्टिकल का साइज कितना हो जाएगा? 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर, और 500 नैनोमीटर में जैसे ही पहुंचा तो वह किस रेंज में पहुंच गया? कोलाइडल रेंज। आया समझ में? पेप्टाइजेशन, व्हाट इज पेप्टाइजेशन? तो पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स। इसी का ठीक उल्टा भी एक आएगा आगे, कोलाइड्स को भी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं, उसे कोएगुलेशन कहा जाता है। कोएगुलेशन यानी कि थक्का जमना, वो प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स, सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल को कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं। और इस पेप्टाइजेशन के लिए आप करते क्या है? सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। सुटेबल यानी जो उनके ऊपर में डिपॉजिट हो। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल करते हैं इस पेप्टाइजेशन के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट चार्ज यानी कि प्रेसिपिटेट के अपोजिट चार्ज इनके सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं, और डिपोजिशन के बाद में इन्हें क्रैक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिनका रेंज कोलाइडल रेंज में चला जाता है। क्लियर है? लिखो। अभी हम लोग कोलाइड्स का प्रिपरेशन डिस्कस किए। सिलेबस के अनुसार से 3 मेथड था ये आपका प्रिपरेशन का। पहला कौन सा मेथड था? केमिकल ट्रीटमेंट। दूसरा था ब्रेडिक्स-आर्क मेथड, और तीसरा था पेप्टाइजेशन। कहा था कि इन तीनों मेथड से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, और इम्प्योरिटीज तीनों रेंज का हो सकता है। कोलाइडल रेंज के भी हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन रेंज के भी हो सकते हैं, और सस्पेंशन रेंज का भी हो सकता है। जैसे आप पेप्टाइजेशन से अगर बना रहे हैं तो पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट पहले से था और इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हैं, तो मे बी प्रेसिपिटेट कुछ बचा रहेगा तो वो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में है, या अगर इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ रहेगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन रेंज का है। और आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद कोलाइड्स का। कोलाइड्स का एक प्रॉपर्टीज होता है कि ये ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन को पार करके चला जाता है, यानी इनके पार्टिकल के साइज उतने होते हैं कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ये पार कर जाता है। जैसे फिल्टर पेपर आप लैब में अगर केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो व्हाइट कलर का पेपर दिखा होगा आपको, तो उसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सस्पेंशन रेंज के इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए। जैसे कोई सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, अब उस सॉल्यूशन में कुछ पार्ट नीचे बैठा हुआ रह गया, आपको उसको अलग करना है, तो फिल्टर पेपर यूज करने के बाद फनल में डालते हैं आप, तो सॉल्यूशन पार करके निकल जाता है, और जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो बचा रह जाता है। यानी कि वो इम्प्योरिटीज जो सस्पेंशन रेंज के हैं वो फिल्टर पेपर से हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड उसको पार करके चले गए। अब आप इमेजिन करो कि इम्प्योरिटीज ऑलरेडी ट्रू सॉल्यूशन रेंज का है, तब उसे हम कैसे फिल्टर करेंगे? तो उनके लिए यहाँ डिस्कस किया गया है डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस। ध्यान से समझना यहाँ पर डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है। ये सस्पेंशन रेंज के इम्प्योरिटीज को कैसे अलग कर लिए हम लोग? फिल्टर पेपर यूज करके। तो फिल्टर पेपर यूज करेंगे तो जो सस्पेंशन रेंज का इम्प्योरिटीज है वो अलग हो गया। अब अलग करना है जिनका साइज ट्रू सॉल्यूशन रेंज का है। इम्प्योरिटीज दो तरीके का हुआ, इम्प्योरिटीज एक इम्प्योरिटीज है जो सस्पेंशन रेंज का है, और दूसरा इम्प्योरिटी जो है वो ट्रू सॉल्यूशन रेंज का है। सस्पेंशन रेंज के इम्प्योरिटीज वो होंगे जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, और ट्रू सॉल्यूशन वो होंगे जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। इन्हें रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर पेपर यूज करेंगे, जो सस्पेंशन रेंज का है वो बचा हुआ रह जाएगा अपर पार्ट पर, और सॉल्यूशन नीचे की तरफ में चलाएगा। टेंशन है ट्रू सॉल्यूशन रेंज का। जैसे आप इमेजिन करो कि चीनी में
अगर बालू मिल गया है और उसको सेपरेट करना है तो ये आसान है, बालू डिजोल्व नहीं होगा। तो फिल्टर पेपर आप यूज करेंगे तो चीनी जो का डिजोल्व किया हुआ सॉल्यूशन बाहर चला गया और बालू अपर पार्ट पर रह गया, उसको रिमूव कर लिए। अब दूसरा काम रहा कि जो चीनी था अब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में उसको सेपरेट करना है, तब पानी को गर्म कर देंगे, यानी शरबत को गर्म कर देंगे, वाटर इवोपरेट आउट हो गया, बचा हुआ क्या रह गया, शुगर। लेकिन अगर चीनी में ही कुछ ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल डिजोल्व हो गए तो उसे सेपरेट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो गया। चीनी में नमक डिजोल्व हो गया, आप शरबत बनाओगे तो दोनों डिजोल्व हो जाएगा। दूध में आपका चीनी डिजोल्व हो गया या दूध में आपका नमक डिजोल्व हो गया, नमक ही लेकर के चलो, ठीक है, दूध में नमक डिजोल्व हो गया, अब तो वो सेपरेट होगा नहीं नॉर्मल मेथड से, तब उसके लिए डायलिसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायलिसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में ये पढ़े हैं इसके बारे में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सेलेक्टिव मटेरियल टू पास थ्रू देम, यानी ये जो कुछ खास रेंज के पार्टिकल को जाने देता है। यहां ध्यान में रखोगे कि ये सिर्फ अपने बॉडी से पार करने देता है सॉल्वेंट को, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो सॉल्यूशन में जाने पर आयोनाइज कर जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये आयोनाइज पूरा सटाओ यार, ठीक है, कीड़ा जाएगा तो क्लास नहीं चलने देते। इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, तो कैसे आयोनाइज करता है, Na++Cl- के फॉर्म में, तो उसको ये पार करके जाने देगा। लेकिन अगर आप शुगर को डालते हैं तो वो पार करने नहीं देगा, उसके डिजॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल को ये रोक लेगा। अब इस मेथड में करते क्या हैं, एक बैग लेते हैं जो सेमी परमेबल नेचर का है यहां पर, और इसमें इम्प्योर कोलाइड्स को डाल दिए, यानी कि इस कोलाइड्स में, इस बैग में कोलाइड्स भी है और इसके साथ साथ इम्प्योरिटीज भी है। लेकिन इम्प्योरिटीज किस रेंज का है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसे डाल देते हैं एक कंटेनर में, यहां पर इस कंटेनर में, और इस जगह पर है फ्रेश वाटर, यहां ये फ्रेश वाटर। आप में से अगर गांव वगैरह से लोग बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि शादी विवाह वगैरह में शरबत वगैरह बनाना है तो बाल्टी में वो संभव नहीं है, 100, 150, 200 लोग आते हैं, तो वहाँ शरबत बनाने का प्रोसेस क्या होता है, एक ड्राम में पानी ले लिए, ठीक है, और चीनी जो है धोती या किसी कपड़े वगैरह में जो कॉटन का, उसमें चीनी डाल करके उसको डिप कर दिए, ठीक है। गुड़ का बनाना है तो वही, वहाँ पर भी वही प्रोसेस होता है, ठीक है, वहाँ वो डाल दिए उसमें। तो जैसे ही वो डालते चीनी को, फिर उसको डायरेक्ट क्यों नहीं डाले, उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे ही वो डालेंगे तो शुगर जो डिजोल्व होकर के मिलता चला गया, शरबत बनता चला गया, लेकिन शुगर के साथ में जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जो इम्प्योरिटीज है वो कपड़े के अंदर में ही बचा हुआ रह गया। जैसे अगर गुड़ बनाया जा रहा है, मीठे का शरबत बना रहे हैं, तो वो चूंकि खेत में बनाया जाता है, तो खेत में बनाया जाता है तो वहाँ खर पतवार वगैरह अक्सर उसमें आते रहते हैं, तो उसको अगर सेपरेट करना है, अलग करना है, तो आप शरबत बना करके एक ड्राम पानी को छानेंगे कैसे, कहाँ फिर रखेंगे, प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा कि एक एक बाल्टी छान छान करके अलग करना है। तो उससे बढ़िया वही रहता है कि चीनी को या गुड़ को कपड़े में डाल करके पोटली को पानी में डाल दिए, वो डिजोल्व हो जाएगा लेकिन इम्प्योरिटीज बचा हुआ रह जाएगा। वैसे ही जब इसमें डालते हैं तो जो ट्रू सॉल्यूशन रेंज का इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज यहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि ये बना हुआ है किस नेचर का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, और ये सिर्फ उसी को पार करने देगा जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। कोलाइड्स के पार्टिकल यहीं बचे हुए रह जाएंगे, डिस्पर्सन मीडियम भी पार करके चला जाएगा, सिर्फ बचा हुआ क्या रह जाएगा, डिस्पर्स फेज। यानी कि आप इमेजिन करो कि दूध में नमक मिल गया है और उसको इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाले कंटेनर में डालेंगे और यहाँ ये पानी है, तो ये काम क्या करता है कि यहाँ से नमक डिजोल्व होकर के बाहर चला जाएगा, लेकिन दूध जो यहीं बचा रह जाएगा। लेकिन कब तक हो जाएगा, जब तक कि यहाँ पर ये लो कंसंट्रेशन है और अंदर में कंसंट्रेशन क्या है, हाई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया, तब तो वो बाहर नहीं जा पाएगा और ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें एक सिस्टम डाल दिया जाता है कि एक तरफ से हम लोग फ्रेश वाटर डालते हैं और दूसरी तरफ से यहाँ से मान ले कि ये फ्रेश वाटर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से जो यूज वाटर है वो बाहर निकल रहा है।
तो जब फ्रेश वाटर डाल रहे हैं तो हमेशा यहाँ का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, लो कंसंट्रेशन होगा। तो धीरे 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 करके ये प्रोसेस जो है वो होता जाएगा। ये प्रोसेस स्लो होता है, धीरे धीरे होता है डायलिसिस का प्रोसेस। इसी डायलिसिस के प्रोसेस को फास्ट अगर करना है तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव रॉड डाल दिए और दूसरा निगेटिव रॉड डाल दिए। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट है इंप्योरिटीज के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोलाइट तो उन्हें कहा जाता है जो चार्ज होते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रोलाइट निगेटिव नेचर का है तो किस रॉड की तरफ में मूव करेगा, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो किसकी तरफ मूव करेगा, निगेटिव की तरफ में। तो डायलिसिस का रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में सस्पेंशन रेंज के इंप्योरिटीज को इजीली फिल्टर्ड आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, बट द इंप्योरिटीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन रेंज कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। इस डायलिसिस में यहाँ यह डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कोलाइड्स को डाला गया है। इस कोलाइड्स, और यहाँ देखो एक जगह पर यहाँ वाटर इनलेट है और यहाँ पर क्या है, आउटलेट। तो यहाँ से हम फ्रेश वाटर डाल रहे हैं और यहाँ से वाटर और क्रिस्टलाइड कहा गया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो इंप्योरिटीज के फॉर्म में है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और बाकी जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो इस कंटेनर को पार करके नहीं जा पाता, यहीं बचा हुआ रह गया। अब उसको फिर से हम लोग डिस्पोजन मीडियम में डाल करके फिर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इंप्योरिटीज तो बाहर चला गया। इनके रेट को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस, देखो एक तरफ में एनोड डाला गया और दूसरी तरफ में क्या डाला गया, कैथोड। तो इसका इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट जो वो फास्ट हो जाएगा और इस फेनोमेनन को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो लैब में इस्तेमाल करते हैं, उनके पार्टिकल का साइज ये है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। उनके पोर का ये है, इनके पोर का साइज, यानी कि जो 1000 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल को रोक लेता है। जैसे मान ले कि ये 2000 नैनोमीटर का है या 4000 नैनोमीटर का, यहां पर ये 1000 नैनोमीटर के है और ये आपका 1 नैनोमीटर से छोटा है। इसको और छोटा बनाना होगा। ये आपका कोलाइडल रेंज का है और ये किसका है, ट्रू सॉल्यूशन का। तो अभी जब आप रोकेंगे तो ये वाला पार्टिकल रुक जाएगा, लेकिन ये इसको पार करके क्या चला जाएगा, दूसरी तरफ में। जैसे अगर आप दूध में मिला हुआ है नमक, तो आप डालेंगे तो जो इंप्योरिटीज है सस्पेंशन रेंज का, बड़े रेंज का, वो तो इससे रुकेगा, लेकिन बाकी कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन दोनों पार कर जाएगा। अब इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना है, तो उसके लिए क्या कहता है कि जिस कोलाइड्स को आपको प्यूरिफाई करना है उसी में इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप कर दीजिए। तो जब आप उसमें डिप करके बाहर निकालेंगे तो इस फिल्टर पेपर का जो पोर है उसमें कोलाइडल के पार्टिकल ट्रैप कर जाएंगे, यानी कि इसमें ये फंसा हुआ रह जाएगा। यहाँ ये फंसा हुआ रह गया इस जगह पर, यहाँ पर ऐसे करके। अब इसको हार्डन बनाने के लिए ऊपर से एक लेयर डाल देते हैं सॉल्यूशन का। अब देखो तो पहले ये पार्टिकल के चले जाते थे, लेकिन अब जैसे ही पहले से एक और पार्टिकल ट्रैप है अंदर में, तब इसका खाली जगह क्या हो गया, छोटा हो गया। अब वो उसको पार करके नहीं जा पाएगा। जैसे सिंपल सा चीज़ देखो, हम लोग के घर में ड्रेनेज कभी कभी ब्लॉक कर जाता है। जैसे किचन में काम कर रहे हैं, तो किचन में काम कर रहे हैं तो आपका अनाज वगैरह जो है वो नाली का होल बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी वो ब्लॉक कर जाता है, अनाज उसमें फंस गया, तो सिंपल पानी भी उसको पार करके नहीं जा पाता है, क्योंकि अब उसके होल के साइज को उसने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। वही काम ये करता है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जिसके पोर का साइज, होल का साइज बड़ा था, उसमें कोलाइडल पार्टिकल ट्रैप्ड हो गए। तो जब ट्रैप्ड हो गया तो अब इनका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब सिर्फ ये जो ट्रू सॉल्यूशन रेंज के हैं वो उसको पार करके जा सकते हैं, कोलाइडल रेंज का भी बचा हुआ रह जाएगा। इस फेनोमेनन को अल्ट्रा फिल्टरेशन कहा जाता है। डेफिनेशन 1 मार्क्स का पूछता है, तो जो स्टार्टिंग में लिखवाए हैं वो द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। लेकिन ये बता दें कि मे भी अगर क्वेश्चन कहे कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता कैसे है, तो आप यहाँ से आप समझ सकते। अब इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।